वॉशिंग मशीन नमस्कार अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। थोड़ा लेट हो गया था तो उसके लिए अपोलॉजीज। अजीज दोस्तों, थोड़ा अपडेट मैं अपने ट्रैवल के हवाले से दे दूं कि अभी तक पासपोर्ट तो हाथ में आया नहीं। जैसे ही पासपोर्ट आता है तो मैं आप लोगों को कंफर्म करूंगा कि मैं कब आ रहा हूं। लेट्स सी, हो सकता है कि पासपोर्ट अगर मुझे मंगल बुध तक मिल गया तो मैं फिर शायद अगले वीकेंड पे या मंडे ट्यूसडे देखते हैं। लेकिन मेन चीज़ है कि पासपोर्ट कब मिलता है। और वहाँ के हवाले से भी ये है कि आप सब दोस्तों के इतने मैसेजेस आए हैं, इतना ओवरवेलमिंग है कि मैं सोचता हूँ कि ये शिव जी की कृपा है मुझ पे। मैं तो सिर्फ ख्वाब देखता हूँ, पूरा कर देते हैं ऊपर वाले। तो आप सबकी मेहरबानी से इतने ज़्यादा मैसेजेस आए हैं कि मुझे शर्मिंदगी होती है कि मैं किस-किस को मना करूँ। एक तो वो जगहें जो मुझे जाना नहीं है, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वो मेरे को बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं। उनके लिए तो मैंने यही कहा है कि आगे अगर ज़िंदगी रही तो अगला ट्रिप साउथ इंडिया के नाम होगा, इससे अगला ट्रिप फिर ईस्ट इंडिया के नाम होगा। कश्मीर से एक बहुत ही महान हस्ती हैं, उनका मैसेज आया। उनको तो मैंने साफ कह दिया कि भाई ये तो मेरे हाथ में है नहीं, मेरे वीज़ा पे लिखा होता है कि मैं कश्मीर नहीं जा सकता। तो वो तो, और देखें, मुझे भारत सरकार मेरे लिए जो लाइन खींचती है ना, उसको मैं पार नहीं करता। सबको देखना होगा कि मैं कोई गोरा ऑस्ट्रेलियन नहीं हूँ, या मैं एक आम नागरिक भी सऊदी अरब का नहीं हूँ, दुबई का नहीं हूँ, मैं एक पाकिस्तान बोर्न हूँ। मेरे लिए काफ़ी सावधानी बरतनी होती है, क्योंकि मुझे फिर आगे भारत आना मेरा मुश्किल हो जाएगा अगर मैंने कोई लाइन क्रॉस कर दी। और लास्ट टाइम भी मैं जब आया था तो ज़ाहिर है मुझसे कोई इंडियन सरकार के लोग तो कनेक्शन में नहीं होते, लेकिन जिसने मुझे मेरे हाथ में पासपोर्ट दिया था इंडियन वीज़ा ऑफिस में, उसने मुझे कहा था कि देखिए, आप वहाँ पे अपनी जो यूट्यूब में रिलीजन्स और दूसरी चीज़ों की ऐसी बात करते हैं, तो ऐसा कोई काम उधर जाके नहीं कीजिएगा जिससे कि भारत में डिविजन्स पैदा हों या कुछ हों। आप भाईचारे की बात करना। और उस वक़्त इलेक्शन हो रहे थे यूपी के, तो मुझे ये भी कहा गया था कि जहाँ इलेक्शन नहीं हुए अभी और कैंपेन चल रही है, उन इलाकों में आप नहीं जाइएगा। जिसकी वजह से मुझे वाराणसी का ट्रिप कैंसल करना पड़ा था, इसलिए कि उस वक़्त 8 फरवरी को वाराणसी में इलेक्शन थे और मैं 1 फरवरी को जाने वाला था, और 6 फरवरी को मुझे वापसी की फ्लाइट लेनी थी, मेरा वीज़ा खत्म हो रहा था। तो मैंने कभी वहाँ पे इंडिया में जो लाइन है उसको क्रॉस नहीं करता। और पॉलिटिकल भी मैं वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं कर सकता जैसे मैं पॉलिटिशियन से मिलूँ या नहीं। मैंने साफ, यहाँ पे वीज़ा ऑफिसर ने मुझे पूछा था कि आप वहाँ पे किन-किन लोगों से मिलेंगे? तो मैंने कहा आम मेरे दोस्त हैं, जो मेरे सोशल मीडिया का परिवार है, उन लोगों से मिलना है दोस्तों। जैसे ही वीज़ा मिलता है तो मैं आऊँगा, तो मेरे वही प्लान है, यूपी, दिल्ली, मुंबई, मध्य प्रदेश, गुजरात। ये मेरे प्लान हैं। बाकी दिल्ली से अगर मुझे मौका मिला एक दिन के लिए हरियाणा जाने का, कुछ दोस्त हैं गुड़गाँव के, फरीदाबाद के, वो बहुत ज़्यादा मैसेजेस कर रहे हैं। तो इरादा है। बाकी डुबकी लगानी है गंगा मैया में, तो हरिद्वार का, ऋषिकेश का भी सोच रहा हूँ कि दिल्ली से एक दिन ये भी कर लूँ। क्योंकि सुना, कल ही मुझे कोई साहब बता रहे थे कि आरिफ भाई, दुनिया में अगर कहीं जन्नत है तो वो ऋषिकेश है। प्योर माहौल है, प्योर एटमॉस्फेयर है, हर चीज़ जन्नत जैसी है। तो अगर मौका मिला तो दिल्ली से फिर एक दिन हरि ऋषिकेश और हरिद्वार का इरादा है। बाकी मुंबई, मध्य प्रदेश और गुजरात, आप सब दोस्तों का बहुत ही आभारी हूँ कि आपने इतना ज़्यादा मान दिया है, इतना ज़्यादा कि मुझे, ज़ाहिर है मैं एक आदमी एक ही जगह पे रुक सकता हूँ। अब जैसे गुजरात में अहमदाबाद से 4-5 लोगों ने कहा है हमारे घर पे रुकें। राजकोट से बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं। अब ज़ाहिर है मैं सब जगह तो रुक नहीं सकूँगा, एक जगह पे रुकने का है। मुंबई में भी अभी देखते हैं,
दिल्ली में मेरा इरादा, नोएडा में एक दोस्त के घर पे रुकने का प्रोग्राम है। तो ये सारा मेरे ट्रिप के हवाले से अपडेट है। आगे अगर शिव जी की इच्छा रही, आशीर्वाद हमेशा मेरे पास रहा है शिव जी का। लास्ट टाइम भी मैं, कई सालों की मेरी इच्छा थी कि मैं सोमनाथ में माथा माथा टेकने जाऊं, और मुझे किस तरह प्रबंध हुआ मेरे बस में भी नहीं था, मुझे पता भी नहीं था। इवन मैं इंडिया आ रहा था तो खाली दिल्ली तक का प्रोग्राम था, लेकिन सारा कुछ हो गया खुद ही, और सोमनाथ के दर्शन भी हुए। तो इस बार भी मेरी तो अपनी कोई औकात नहीं है, ऊपर वाले के ऊपर है वो कब मुझे कहाँ दर्शन देते हैं। इरादा सारी जगहों का है, महाकाल का है, द्वारका का है, वाराणसी है, अयोध्या है, हरिद्वार है, ये सब मेरे इरादों में हैं। आगे जैसे हो सकता है। तिरुपति बालाजी अगर मौका मिला तो एक दिन फ्लाइट लेके, लेकिन वो काफी आउट ऑफ वे है, आउट काफी डिफिकल्ट जगह है, तो लेट्स सी। तो ये था अजीज दोस्तों। बाकी दुनिया की बात करें तो दुनिया में इस वक्त काफी उथल पाथल चल रही है। अमेरिका काफी डिप्रेशन का शिकार है, क्योंकि एक तरफ उनका इकोसिस्टम अब एक्सपोज हो रहा है। ये जो 3 यूनिवर्सिटीज हैं, हार्वर्ड, पेंसिल्वेनिया और मैसाचुसेट्स, इनके प्रेसिडेंट्स ने जो कांग्रेस हियरिंग में अभी जो अपनी इन्होंने दुर्गत बनाई है, इसके बाद इतना बैकलैश आया है कि इनकी इवन कांग्रेस के आज 72 मेंबर ने साइन किया है कि इनको निकालो नौकरी से। और काफी बैकलैश आया है। हम तो ये इकोसिस्टम एक अरसे से एक्सपोज कर रहे हैं। आज ज्यूस का नाम आया है तो ये लोग उछल पड़े हैं। यही चीज हिंदुओं के साथ कई साल से हो रही है। कितने ग्लोबल हिंदुत्व, एलिमिनेट ग्लोबल हिंदुत्व के प्रोग्राम हुए हैं। बताएं कौन सा ग्लोबल हिंदुत्व ने बॉम्ब धमाका किया है, कब जाके किसी जगह सुसाइड बॉम्बिंग की है, किसी एक को छुरा मारा है, कुछ किया है। क्यों कभी एलिमिनेट ग्लोबल इस्लामिस्ट फैशिस्ट ये वो नहीं कर रहे प्रोग्राम। तो ये सारे थिंक टैंक, यूनिवर्सिटीज, ये सब उस इकोसिस्टम का हिस्सा है जो एंटी ज्यूज, एंटी हिंदूज हैं। आज ज्यूज के बारे में बात आई तो आपको पता है कि अमेरिका में फिर ज्यूज कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है, तो फिर इसलिए आवाज उठ रही है। जब तक हिंदुओं के खिलाफ था, राजीव राहुल गांधी को रोज बुलाते थे, ये कभी ऑक्सफोर्ड में, यहाँ पे लंदन में बुला रहे हैं, तो कभी उधर अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में बुला रहे हैं। कब इन्होंने उस वक्त एतराज उठाया? ये गुरपतवंत पनून सीआईए का बंदा है, अमेरिका के डीप स्टेट का एजेंट है। ये इससे ये बयान दिलवा रहे हैं बार बार, ये जो धमकियां और ये इससे दिलवा रहे हैं ताकि भारत की सरकार रिएक्ट करे। कभी मंदिरों पे अटैक करवा रहा है, कभी कनाडा में रहने वाले हिंदुओं को टारगेट कर रहा है, कभी इंडियन डिप्लोमेट्स को, कि कहीं से कोई इंडियन रिएक्शन करे और हम मत्थे में डाल दें भारत की सरकार के। भाई ये जो कर रहा है, आप बताएं कि कोई मुल्क एक्सेप्ट करेगा? अगर अमेरिका के खिलाफ ऐसा कोई बयान कहीं से भी देगा तो उसको तो फौरन उठा के ले जाएंगे या उधर ही मार देंगे। लेकिन ये इसको रोक भी नहीं रहे। एक बयान तक, एक एफआईआर तक नहीं कट रही इसके खिलाफ। कितने खतरनाक ये टेररिज्म के धमकियां दे रहे हैं। इसका मतलब अमेरिका की सरकार करवा रही है ताकि भारत को प्रेशर में लाया जा सके। एक ग्लोबल इकोसिस्टम के खिलाफ एक अलायंस बन रहा है। एक्सिस ऑफ एविल अमेरिका जिनको कहता था, आज अमेरिका और वेस्ट के खिलाफ एक अलायंस बन रहा है, जिसको चाइना और रशिया लीड कर रहे हैं। और अब मिडल ईस्ट में इन्होंने हाथ डाला है। और मिडल ईस्ट वाले अब अमेरिका की डबल स्टैंडर्ड से तंग आ गए हैं। पहले इराक को ईरान से लड़ाया तो पूरा मिडल ईस्ट, सऊदी अरब, दुबई वगैरह इराक के साथ थे। और फिर जब वो जंग खत्म हुई ईरान इराक की, तो सद्दाम हुसैन को कुवैत और गल्फ के खिलाफ किया, सऊदी अरब को धमकियां दिलवाई, ये वो। सद्दाम हुसैन किसको नहीं पता अमेरिकन एजेंट था। और फिर कुवैत की जंग करवा के फिर इराक को तबाह किया। हालांकि इराक सऊदी अरब का अलाय था शुरू से। इनको फिर आपस में लड़वा के बिलियंस, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर के हथियार कभी इराक को बेच रहे हैं, कभी सऊदी अरब को बेच रहे हैं, बहरीन को बेच रहे हैं, सबको बेच रहे हैं।
तबाह कर दिए पूरे अरब वर्ल्ड, इराक, लीबिया, सीरिया, और उसमें इनको भी शामिल किया, जिसका आज ये लोग अब बैठ के सोचते हैं ना, ये जो नई लीडरशिप इनकी है अरब्स की, बैठ के सोचते हैं तो वो कहते हैं कि यार हम कितने मूर्ख थे कि हमारे ही पैसे से हमारे ही मुल्कों को, हमारे ही भाइयों को मारा गया। तो आज वो नए रास्ते ढूंढ रहे हैं, नए रास्ते चाइना रशिया की तरफ जाते हैं। ऐसे में इंडिया का रोल सबसे वाइटल हो गया है, क्योंकि दोनों अलायंसेस चाहते हैं कि इंडिया इनके साथ रहे। इंडिया न्यूट्रल रहना चाहता है। इंडिया चाहता है कि ना हम इनके साथ लगे ना हम उनके साथ लगे, हम अपनी एक अलग पावर है, हम अपना अलग एक हिसाब किताब रखें। वैसे भी ताल्लुकात हमारे लिए जरूरी है, रशिया चाइना से भी हमारे साथ ताल्लुकात जरूरी हैं। जैसे आपको याद होगा कोल्ड वॉर के जमाने में भी इंडिया नॉन अलाइंड मूवमेंट का लीडर था, जिसमें साउथ अफ्रीका भी था, क्यूबा भी था, सब था। उनकी कोशिश होती थी कि हम नॉन अलाइंड रहें। आपको याद होगा जब 79 में अफगानिस्तान में इन्वेजन किया था सोवियत यूनियन ने, और 80 में मॉस्को में ओलंपिक हो रहे थे, तो पूरी दुनिया ने कहा कि हम बाइकआउट करेंगे ओलंपिक का, क्योंकि अमेरिका के कंट्रोल में थी पूरी दुनिया। तो मुझे याद पड़ता है 100 से ज्यादा मुल्कों ने मॉस्को ओलंपिक का बाइकआउट किया था। इंडिया ने कहा नहीं, हमारा कोई मसला थोड़ी है, हम तो मॉस्को ओलंपिक में पार्टिसिपेट करेंगे। 1984 में फिर लॉस एंजलिस में ओलंपिक हुई, तो रशिया ब्लॉक के, सोवियत ब्लॉक के कंट्रीज ने कहा हम बाइकआउट कर रहे हैं। तो इंडिया ने कहा कि नहीं, हम बाइकआउट नहीं कर रहे भाई, हमारे लिए सब बराबर है, हम नॉन अलाइंड है। इंडिया ने हमेशा एक न्यूट्रलिटी रखी है, क्योंकि इंडिया समझता है कि इंडिया दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री है, इंडिया आत्मनिर्भर कंट्री है, और हमें किसी की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, दुनिया में एक दूसरे के ममालिक के साथ, कंट्रीज के साथ ही मिल के लोग चलते हैं, तो इंडिया के सबके साथ ट्रेड रिलेशनशिप में, लेकिन इंडिया डिपेंडेंट नहीं है किसी के ऊपर। तो इसलिए इंडिया की पॉलिसी सबसे अलग थलग रहने की है। तो आगे जो अलायंसेस बन रहे हैं उसमें इंडिया को प्रेशराइज किया जा रहा है, कभी रशिया यूक्रेन वॉर में कि रशिया से पेट्रोल नहीं लो, ये करो वो करो, हर इशू पे इंडिया को प्रेशराइज किया जाता है। जैसे आपको याद होगा कोविड में जब इंडिया की वैक्सीन आई तो उसके ऊपर पाबंदी लगा दी, जबकि आज दुनिया की सारी रिसर्च साबित कर रही हैं कि फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन जो है वो फारिग थी, वो इंसानियत के लिए काफी नुकसानदेह थी। इंडिया की वैक्सीन के ऊपर किसी ने आज तक कोई रिपोर्ट नहीं दी कि वो ह्यूमैनिटी के लिए नुकसानदेह थी, लेकिन कितना प्रेशर में लाने के लिए पाबंदी लगाई थी। यही चीज आज हो रही है कि इंडिया के ऊपर प्रेशर में लाने के लिए इस तरह के कानून टाइप की चीजें हो रही हैं। अजीज दोस्तों, मैंने कहा था कि मैं सिर्फ सवाल जवाब क्या करूंगा, लेकिन ये बात निकली तो मैंने वो कर दी। तो शुरू करते हैं, सवाल जवाब की तरफ जाते हैं। 7. RFG, please comment on viral Pakistani army man saying Ghazwa Hind will happen. What do you think? भाई साहब, गजवा पाकिस्तान से तो पहले ये लोग फारिग हो जाएं। इस वक्त तो गजवा पाकिस्तान आज भी किसी को मार दिया, जैश ए मोहम्मद के। इस वक्त तो इनके अपने टेररिस्ट जो भारत में आने दरवाजे पे भारत के मर जाते थे आर्मी से मुकाबले में, अब तो विद इन पाकिस्तान इनका बाजा बजा हुआ है। पहले ये अननोन लोगों से तो गजवा कर लें, इसके बाद गजवाए भारत का सोचें। आप समझते हैं 71 का भारत तो आज के भारत के मुकाबले में इतना वो नहीं था ना, तो 71 में इनका क्या हाल किया था, तो आज भारत इनका क्या असर करेगा इनको पता नहीं है। ये गजवा इन नहीं कर सकते, ये टेररिज्म है, हिंद करते हैं। इनका गजवा बेसिकली होता ही टेररिज्म है, क्योंकि आप किसी एक सॉवरेन कंट्री के ऊपर हमला करते हैं जैसे इस्लामिक एम्पायर्स करती आई हैं, दैट इज ब्लडी टेररिज्म। आज के रूल में तो है ना टेररिज्म, कि अगर एक मिसाल है कि कोई भी मुल्क किसी दूसरे मुल्क पर अचानक जाके हमला करके कब्जा करने की कोशिश करे, दैट इज टेररिज्म। अमेरिका ने भी ईरान, इराक, लीबिया वगैरह पे, अफगानिस्तान पे जो हमले किए थे उसमें ये कभी नहीं किया कि हम उस मुल्क पे कब्जा कर रहे हैं। वहां पे डेमोक्रेसी अपनी, आज के जमाने का जो इंपीरियलिस्टिक सिस्टम है कि डेमोक्रेसी और अपनी मर्जी के पॉलिटिशियन को इम्पोज करना है। सो कॉल्ड डेमोक्रेसी तो लीबिया और इराक में भी थी, लेकिन वहां पे कद्दाफी और सदाम हुसैन को हटा कर अपने पॉकेट्स लाने थे, इसलिए वहां पे हमले किए। लेकिन ये तो नहीं किया ना कि हम अपना कब्जा कर लेंगे, वायसराय ऑफ अमेरिका वहां पे आकर रूल करेगा, ये आज नहीं होता। तो पाकिस्तान के जो ये जनरल हैं, ये जो बात कर रहे हैं, ये लतीफे हैं, इनको आप ऐसे जोक लिया करें, इनकी औकात नहीं है।
ये गजवाए श्रीलंका नहीं कर सकते, ये तालिबान से जंग नहीं लड़ सकते, इंडिया तो टू मच। कल्याण भाई नमस्कार। सर, नाउ यूएसए रेज द मैटर ऑफ एंटी Semitism, but when the matter on Hindu, they silent and they expose the freedom of speech and expression in recent time, and Gurpatwant Panun was the एग्जाम्पल। जी कल्याण भाई, अभी मैंने शुरू में ये पूरा बताया ना, बिल्कुल। 7, नमस्कार भाई। आर प्रो अमेरिकन अलायंसेस shifting towards Putin? Why US is not starting civil war among Muslims in Middle East? देखें, दो तीन चीजें हैं। शिफ्टिंग तो इंडिया वाली पॉलिसी को देखें, मोदी ने है ना दुनिया के कई कंट्रीज को एक लाइन दी है कि जैसे मैंने बताया अभी कि इंडिया हमेशा नॉन अलाइन रहता है, और इस वक्त के जो दुनिया में एक शिफ्ट हो गया है, नए अलायंसेस बन रहे हैं, प्रो वेस्ट एंटी वेस्ट। प्रो वेस्ट तो है ही, नेटो है, प्रो वेस्ट का तो हिसाब किताब है ही। अब एंटी वेस्ट बन रहे हैं, उसमें दो तीन पावर फैक्टर ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक इंडिया है, एक मिडिल ईस्ट है। इंडिया का तो ये कुछ कर नहीं पा रहे कि उसको किसी एक अलायंस में, इंडिया रशिया चाइना से अपने ताल्लुकात को भी बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा है, लेकिन उनके ब्लॉक में नहीं शामिल हो रहा। ब्रिक्स एक ब्लॉक बना है जिसमें रशिया, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ब्राजील हैं, लेकिन ब्रिक्स इज नॉट ए मिलिट्री अलायंस लाइक नेटो। तो इंडिया हो गया। मिडिल ईस्ट, बिल्कुल पूरी दुनिया इस वक्त कोशिश कर रही है, रशिया चाइना भी कर रही है, अमेरिका तो ऑलरेडी उधर अपना पांव है अमेरिका का। अब आपने कहा वहां पे सिविल वार क्यों नहीं शुरू करते, तो देखें, सिविल वार कहीं भी शुरू करने के लिए आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए। जैसे इराक में शिया सुन्नी का इंग्रेडिएंट था, कुर्दिश इशू था, ये दो लॉन्ग टाइम इश्यूज थे। और इराक वार की वजह से ईरान शिया है, तो फिर इराक के शियाओं को सद्दाम हुसैन की तरफ से मसला हो रहा था। तो वो फॉल्ट लाइंस थी जिसको किया गया। इसके बावजूद इनको एक शोशा छोड़ना पड़ा कि कुवैत पे इराक का हमला करवाया। सद्दाम हुसैन अमेरिका की इजाजत से कुवैत पे हमला किया था, और फिर अमेरिका को पूरा मौका मिला और वहां पे जंग की। लीबिया में कोई सिविल वार नहीं हुई, बाकायदा अमेरिका के एजेंटों ने, स्लीपर सेल्स ने वहां से कजाफी के खिलाफ मूवमेंट छोटी मोटी चलाई, बाकी फिर अमेरिका की आर्मी खुद घुस गई ना। तो सिविल वार का इंग्रेडिएंट सऊदी अरब में क्या है? बहुत लिमिटेड शिया कम्युनिटी है। सऊदी अरब, दुबई, मतलब इमारात, ओमान, कुवैत, कतर, बहरीन, इन लोगों ने अब इतने अमीर हैं, और इन्होंने जैसे पाकिस्तान भी बहुत अमीर होता अगर वहाँ के पॉलिटिशियंस और जनरल ये नहीं करते जो पाकिस्तान में इतने सालों से, 50-60 साल से लूटमार का सिलसिला जारी है। अगर वहाँ का सोशल सिस्टम अच्छा होता तो आज पाकिस्तान भी अमीर होता। तो सऊदी अरब वगैरह ने ये नहीं किया कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान या शाही खानदान जो है वो सिर्फ अपने पास सारी दौलत रख रहा है। उन्होंने आम सऊदियों को, आम अरब, जो अरब इन गल्फ स्टेट के हैं, उनको हद से ज्यादा सहूलतें दी। इनको इतना अमीर रखा है, इनकी जिंदगी में इतनी सहूलतें दी हैं। आपको एक भी सऊदी सऊदी गरीब नहीं मिलेगा। जब हम अर्ली 70s में वहां रहते थे तो टैक्सी ड्राइवर भी सऊदीज होते थे। हम हरम शरीफ जाते थे तो वहां पे भिखारी भी होते थे कुछ सऊदी, ना आंखें नहीं होती थी उनकी, वो हरम शरीफ के बाहर लाइन से बैठ के कुरान की तिलावत करते रहते थे, लोग उनको कुछ ना कुछ देते रहते थे। आज नहीं है कोई भी। आज छोटे से छोटा सऊदी भी है ना, 18 साल का होता है तो उसकी शादी, सरकारी पैसा मिलता है शादी के लिए, शादी होती है, अलग घर होता है, अलग गाड़ी होती है। ये सऊदी अरब में बड़ा जबरदस्त उनको वो रखा है। तो वहां पे कैसे, मतलब सिविल वॉर के लिए पब्लिक के पास कोई उठने के लिए कोई वजह होगी ना। हमारी जिंदगी में ये सहूलत नहीं है, सिविक फैसिलिटीज नहीं है, या हमारे ऊपर प्रोसिक्यूशन हो रहा है। सऊदियों के ऊपर कोई प्रोसिक्यूशन नहीं करता। सऊदियों को बेस्ट लाइफ मिली है, बेस्ट अपॉर्चुनिटीज हैं एजुकेशन की। उनको जबरदस्ती हायर एजुकेशन दिलवाई जाती है सरकारी खर्चे पे। वहां पे यूनिवर्सिटी तक फ्री है। बाहर भेजते हैं, जैसे मैं तो वहां पे ट्रेनिंग सेंटर में 3 साल काम किया सऊदी अरब में, 1 साल काम किया शारजा में, बैंकों के, बाकायदा सरकारी खर्चे पे
बाहर ट्रेनिंग के लिए, एजुकेशन के लिए अमेरिका, यूरोप भेजते थे। वहां पे सिविल वॉर वाला कोई हिसाब किताब हो नहीं सकता। रायन बलोच, हेलो आरिफ सर, आई एम योर बिग फैन, योर माय आइडियल, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम बलोचिस्तान सर, एनी अदर जिहादी लीडर, मौलाना शेर बहादुर was killed in KPK, is raw working in Pak। अ, देखें, बलोचिस्तान में तो 60-70 साल से मामला चल रहा है, आजादी की तहरीक है, तो रो कहाँ थी? इंडिया तो हमेशा से दूर ही रहा है इन मामला से। तो बलोचिस्तान की तहरीक को, या बलोचिस्तान में जो आर्मी के साथ एक आज़ादी की जंग है, उसको रो का या इंडिया का साथ देने का नाम दे के हम अपने भाइयों की कुर्बानियों को ज़ाया करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये प्योर इंडिजिनियस मूवमेंट है जो चल रही है, और राइट्स की मूवमेंट है। ऑफ कोर्स बलोचिस्तान ऑक्यूपाइड है। बाकी यहाँ वो पाकिस्तान में जो मारे जा रहे हैं, जरूरी नहीं हर चीज में हम रॉ को वो कर दें। कई फैक्टर्स होते हैं, पाकिस्तान का कोई एक दुश्मन नहीं है। पाकिस्तान खलीफा बनने के चक्कर में पूरी दुनिया से पंगे लिए हैं। आप क्या समझते हैं कि ये जो फ्रांस में जो आजकल जो चाकू मारने के और वाकयात हैं, इसमें कितने पाकिस्तानी नजर आते हैं? ग्रीस से कितने पाकिस्तानी क्रिमिनल्स पकड़े गए? यहाँ पे ग्रूमिंग गैंग की अभी रिपोर्ट आई है, आई ओपनर है। मैं इस पे पूरा प्रोग्राम बनाने का सोच रहा हूँ। मैं काफी मसलों में उलझा हुआ हूँ, इसलिए टाइम नहीं मिलता। आई ओपनर है, उसमें सारे पाकिस्तानी ही हैं। नाम बाकायदा सबके दिए गए हैं, जितनों को सजा हो रही है पाकिस्तानी है। तो पाकिस्तान अपने लिए खुद नफरत के लश्कर तैयार कर रहा है, तो पाकिस्तान के खिलाफ तो ये सब चीजें चलती रहेंगी। कुणाल ठंकी, सर, वेस्ट लेड बाय अमेरिका इज ट्राइंग टू चेंज मोदी गवर्नमेंट इन 2024, बट दे विल फेल, क्वेश्चन मार्क। जी, ऑफ कोर्स दे विल फेल। बिल्कुल कोई चांस ही नहीं है कि मोदी जी को ये हिला भी सकें। देखें, मोदी जी ये नहीं है कि उनकी कोई शक्ल के लिए लोग उनसे प्यार करते हैं, या उनके लाइफ स्टाइल से कोई प्यार करते हैं। मोदी जी प्योरली इंडिया के लिए जो कर रहे हैं, उसकी वजह से लोग उनको पसंद करते हैं। और जो उन्होंने किया है अब तक अनपैरेलल्ड है। इंडियन हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ, किसी ने नहीं किया। तो बिल्कुल मोदी जी का काम बोलता है, और लोगों ने देखा है, भारत के लोग जाहिल नहीं है पाकिस्तान की तरह। और 60-70 सालों से ये जो भारत का देख रहे हैं, और आज फिर एक 10 साल का पीरियड देख रहे हैं, तो नजर आ रहा है यार, आज तक अमेरिका या कहीं भी हिंदुत्व, एक्सट्रीमिज्म और भारत की डेमोक्रेसी और ये सब चीजें क्यों नहीं चल रही थी? आज चलती है, इसका मतलब देयर इज, मोदी जी इज डूइंग समथिंग करेक्ट फॉर इंडिया, जब भी इनके खिलाफ ये सब चीजें हुई हैं। तो बिल्कुल मोदी जी को हटाना मुमकिन नहीं है। सर, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन इस्लामिक ब्रदरहुड, बिकॉज यूएसडीए, डीप स्टेट एंड इस्लामिक ब्रदरहुड क्लोजली अटैच्ड, ऑलरेडी it highlighted in Egypt when Abdul Fattah Sisi dethroned the Hosni Mubarak। अब्दुल फत्ता सीसी ने हुस्नी मुबारक को नहीं हटाया था। हुस्नी मुबारक को तहरीर स्क्वायर, या जो इजिप्ट का जो अपराइजिंग थी, उसके बाद वहां पे इलेक्शन कराने पड़े थे। हुस्नी मुबारक ने रिजाइन किया था और उसको इलेक्शन कराने पड़े थे, और उसमें मर्सी आया था, मोहम्मद मर्सी, जमात इस्लामी, इस्लामिक ब्रदरहुड का। वो जीता था इलेक्शन। लेकिन उसको कुछ ही महीनों में फिर ये अब्दुल फत्ता सीसी ने मार्शल लॉ लाया और उसको हटाया। तो इस्लामिक ब्रदरहुड इजिप्ट में बैंड है। लेकिन यही तो मसला है कि अमेरिकन डीप स्टेट सीआईए है ना, वो अलकायदा क्रिएट करती है और फिर उसके खिलाफ ऑपरेशन करके वार ऑन टेररिज्म शुरू करती है पूरी दुनिया में। वरना किसको नहीं पता अलकायदा किसने बनाई, उसामा बिन लादेन को किसने किया, सब कुछ। इसी तरह इस्लामिक ब्रदरहुड कहाँ बनी थी, ये बता दें। ब्रिटिश कॉलोनियल एरियाज में बनी थी। ब्रिटिश कॉलोनियल पावर थी जब इजिप्ट में और सऊदी अरब कंट्रीज में,
उस वक्त इस्लामिक ब्रदरहुड बनाई गई थी। तो कौन बनाता है? ब्रिटिश। इंडिया में जब इंडिया ब्रिटिश कब्जे में था तो जमात इस्लामी बनी, तबलीगी जमात बनी, ये देवबंदियों की जमातें बनी। ये जितना तालिबान और ये जो एक्सट्रीम फैक्टर है अफगानिस्तान पाकिस्तान का, वो देवबंदी है। ये सब ब्रिटिश ने बनाई थी। ब्रिटिश अमेरिका एक है। वर्ल्ड वॉर से पहले ब्रिटिश बड़ी पावर कहलाता था, लेकिन अमेरिका के अलायंस में था। वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका लीड कर रहा था और ब्रिटिश उनका बगल बच्चा था। तो ये सब चीजें अमेरिका यूरोप की डीप स्टेट्स तैयार करती हैं, जैसे इस्लामिक ब्रदरहुड भी इन्होंने ही तैयार किया था। और ये है कि सारी टेररिस्ट जितनी भी आप लगा लें, आईएसआईएस किसने बनाई थी? तुर्की और अमेरिका की डीप स्टेट ने। इजराइल, लीबिया, वो इराक, लीबिया, सीरिया में सिविल वॉर कराने के लिए आईएसआईएस बनाई गई थी। तो ये सब है अमेरिका की क्रिएशंस। मजदियार जी धन्यवाद। इफ 10% मुस्लिम इन यूरोप कैन ब्रिंग होल नेशन टू स्टैंड स्टिल, rest 90% local must rise to save Europe, else it is doomed cause Muslims there are extreme। जी बिल्कुल आपने सही कहा। बाकी 90% को उठने के बजाय वहां की सरकारों को, यूरोप की सरकारों को कुछ करना होगा क्योंकि बाकी 90% उठने का मतलब फिर सिविल वार है। तो बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ सिविलियंस, मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स, लड़ाई हो गली कूचे में, इससे बेहतर है यहाँ की आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस से काम कराया जाए। यहाँ की सरकारों को ये करना होगा, आज नहीं तो कल। ये मतलब जरूरी है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अगर आपने इस तरह चीजों को चलने दिया तो यहाँ के लोकल लोगों का पैमाना बर्दाश्त का अब भर गया है। हमने आयरलैंड में देखा, हम स्पेन में देख रहे हैं, पिछले 1 महीना 3 दिन लगातार सड़कों पे हैं लोग। ग्रीस, स्पेन, आयरलैंड, हॉलैंड के इलेक्शन रिजल्ट हमने देखे। इटाली में ऑलरेडी एक्सट्रीम राइट की रूलिंग है, फिनलैंड में है, ऑस्ट्रिया में बढ़ रही है, फ्रांस में मैरिन लोपेन का चांस है। तो फिर जब आप सिविलियंस को आपस में सिविलियन से लड़ाने की स्टेज पे ले आएंगे ना, तो फिर आर्मी के कंट्रोल में भी चीजें नहीं रहेगी। तो इससे बेहतर है कि यहाँ की सरकारें ऐसी कोई सख्ती की पॉलिसी करें, वो सख्ती जो सऊदी अरब में है वो सख्ती इम्प्लाई करें, मामला ठीक हो जाएंगे। रोहित पुरी जी, वाई इज पाकिस्तान साइलेंस ऑन पैलेस्टीनियन इशू? इज दैट यूएस प्रेशर? जी बिल्कुल, यूएस प्रेशर क्या मतलब? यूएस का गुलाम है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के पास और कोई रास्ता भी नहीं है। पाकिस्तान हिपोक्रेट कंट्री है, और सबसे बड़ी बात यह है कि भिखारी हो गया तो बिल्कुल ही हिपोक्रेट हो गया। तो पाकिस्तान इसराइल पे क्या कर लेगा, गजा के मामले पे क्या कर लेगा? प्रशांत कुलकर्णी जी, आरिफ भाई, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ यूक्रेन वार एंड इट्स इम्पैक्ट इन इंडिया प्रोस्पेक्टिव? यूक्रेन वार अब खत्म हो गई भाई। यूक्रेन वार आपने, पहले तो रोज हम खबरें सुनते थे, आजकल तो हफ्तों हफ्तों कुछ पता ही नहीं चलता वहां पे क्या हो रहा है। खत्म हो गई, स्टैंड स्टिल पे आ गई है। जिस दिन से हमास ने हमला किया है 7 अक्टूबर को, इसके बाद से स्टैंड स्टिल पे आ गई है। अमेरिका ने साफ कह दिया हमारे पास पैसे नहीं है यूक्रेन के लिए। अमेरिका खुद ही बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस में है, वहां की सरकार ऑलरेडी इसराइल को $100 की सप्लाई जा रही है हथियारों की और ये सब चीजें। तो अमेरिका यूक्रेन को कुछ दे नहीं रहा। यूरोप तो खुद ही बेचारा बैंकरप्ट हो गया है, तो यूरोप किसी की क्या मदद करेगा? तो यूक्रेन वार खत्म हो गई है। इंडिया का उससे पहले भी कोई वांदा नहीं था यूक्रेन वार से, अब भी तो, अब तो है ही नहीं कुछ, जाहिर है। इंडिया ने यूक्रेन वार में अपना बड़ा ही खूबसूरत रोल अदा किया, और बड़ा बैलेंस्ड और डिप्लोमेटिक रास्ता रहा, और वो सही था। सुरेश जी, हेलो सर, डॉक्टर जाकिर नायक said that there should be a Muslim NATO. It will save Muslim world and countries. Like Israel will not easily retaliate to a NATO country. Will a Muslim NATO happen? भाई साहब,
दुनिया में पिछले 50 साल में जितनी जंगें हुई हैं ना, वो मुस्लिम कंट्रीज में हुई हैं। ईरान इराक हुई, यमन सऊदी अरब हो रही है। इराक पे हमला हुआ था तो 30 मुल्कों की फौजें शामिल थी, जिसमें सारे मुस्लिम कंट्री थे। मुस्लिम एक दूसरे, फलस्तीन के लिए, गजा के लिए बॉर्डर नहीं खोल रहे इजिप्ट, ना जॉर्डन खोल रहे। कौन सा मुस्लिम नेटो? इन्होंने आज तक ओआईसी के प्लेटफॉर्म से कोई एक वो किया है, पॉजिटिव स्टेप लिया है? औकात नहीं है। नेटो जो है, नेटो में कौन से कंट्रीज हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटाली, जर्मनी, सब भारी भरकम इकोनॉमीज हैं और हथियार बनाती हैं। कौन सा मुस्लिम देश कुछ हथियार बनाता है? फिर टेक्नोलॉजी, गाड़ियां बनाना, हवाई जहाज बनाना, मोबाइल बनाना, कंप्यूटर बनाना, ये सब नेटो कंट्रीज के काम है। कौन सा मुस्लिम देश एक सुई भी बना लेता है? सब मंगवाते हैं। तो कौन सा अलायंस? इनके पास जो मुस्लिम कंट्री के पास आर्मीज हैं, उनके पास जो हथियार हैं, वो सब नेटो कंट्री से आते हैं। तो ये कौन सा इस्लामिक नेटो बनाएंगे? औकात क्या है इनकी? फिर आपस में दो कंट्री मिलके तो बैठ के बात करने जैसे नहीं। अफगानिस्तान पाकिस्तान बैठने को तैयार नहीं। ईरान इराक, ईरान सऊदी अरब, आज थोड़े बहुत बर्फ पिघली है, कब तक रहेगी किसको क्या पता। तो नहीं भाई, ये कतर सऊदी अरब अभी रिसेंट में लड़ते रहे। कतर सऊदी अरब तो कभी सोचा भी नहीं जा सकता था कि ये आपस में, अभी रिसेंटली इनके ताल्लुकात वापस बहाल हुए हैं। मुस्लिम नेटो, जाकिर नायक तो एक पागल आदमी है। भाई देखें, दुनिया में सबसे ज्यादा इस वक्त जो मुस्लिम कंट्रीज के पास बेचने की चीज है ना, वो इस्लाम है। वो अपने मुसलमान, क्या गाली दूं, मुसलमान जो आम बेवकूफ इडियट्स हैं ना, उनको इस्लाम ग्लोरीफाई करके बेच रहे हैं। और उसमें आदि जाकिर नायक हैं, तारिक जमील हैं, जितने मौलवी, फजलुर रहमान हैं, जमात इस्लामी है, हमास वाले हैं, सब इस्लाम के नाम पे बिलियनर बन रहे हैं खुद। जी। करण जी, व्हाई इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रो इस्लाम एंड एंटी हिंदू एंड एंटी सेक्युलरिज्म? था नहीं ना भाई ऐसा। ये तो बनाया गया है ना, कंटिन्यूअस कांग्रेस सरकारों में इस कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी अमेंडमेंट्स लाई गई। वक्फ बोर्ड या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और इस टाइप की जो चीजें थी, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली तो नहीं थी ना, बाद में अमेंडमेंट्स की गई है ना। तो इट्स नॉट कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स सक्सेसिव कांग्रेस गवर्नमेंट जिसने, और सेक्युलरिज्म की भी शक्ल कांग्रेस ने बिगाड़ी है। तो ये भारत के जो लेजिस्लेटिव मेंबर्स हैं उनको बैठ के सोचना है। वैभव भिड़े जी, सर, पाकिस्तान फॉरेन रिजर्व्स अगेन केम डाउन टू 7 billion. How long this will continue and why people don't stand up? If this situation was in India, everyone would have come on roads. Uh, पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व इसी तरह के हैं। भाई देखें, 7 बिलियन के फॉरेन रिजर्व हैं, 130 बिलियन का कर्जा है। तो इट मीन्स दैट यू हैव 123 बिलियन नेगेटिव रिजर्व्स। क्योंकि अगर आपके पास सात पे, मतलब मैं, एक मिसाल है मेरा, अगर आप कोई क्रेडिट रेटिंग कंपनी है या कोई सरकार अगर मेरा हिसाब किताब देखना चाहती है, तो वो ये देखेंगे ना कि मेरे पास कितने पैसे हैं बैंक में और घर में और ये प्रॉपर्टी, और ये कहेंगे अच्छा भाई 7 लाख रुपया है। कर्जा कितना है? मैं कहूंगा कि 1 करोड़ 30 लाख। अच्छा, तो फिर 1 करोड़ 23 लाख माइनस में है आप। ये तरीका होता है ना देखने का। पाकिस्तान के पास 7 बिलियन रिजर्व्स है तो 130 बिलियन कर्जा है। ये सिचुएशन कंटिन्यू रहेगी। पाकिस्तान का कर्जा 10% पर ईयर बढ़ रहा है, क्योंकि आपको कर्जा आपके पास प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं है। मेरी मिसाल वापस ले लें कि मेरे ऊपर 130 लाख का कर्जा है, 1 करोड़ 30 लाख का। मैं कर्जों की किस्तें भर रहा हूं 1 लाख रुपया साल की। मैं कमा रहा हूं 50,000।
उसके बाद मेरे खर्चे हैं। तो मैं तो 50,000 भी मुश्किल से अपना गुज़ारा कर रहा हूँ। तो वो 1 लाख की किस्तें कैसे भरूँगा, मैं और कर्ज़े ले रहा हूँ। तो पाकिस्तान भी इस वक़्त किस्तें और उसका इंटरेस्ट भरने के लिए कर्ज़े बढ़ा रहा है। तो पाकिस्तान का कर्ज़ा बढ़ रहा है। तो सिचुएशन यही रहेगी। अब आपने कहा स्टैंड अप, तो मैं तो खुद रोता रहता हूँ अपनी वीडियो में कि दुनिया की सबसे बेगैरत, बेशर्म कौम है ये पाकिस्तानी। श्रीलंका कैसा उठा था? बैंकरप्ट हुआ था ना, पाकिस्तान तो ऑफिशियली बैंकरप्ट भी नहीं हुआ। कैसा उठा, और देखें आज पढ़ी लिखी बाशऊर कौम है, गैरतमंद कौम है। जैसे आपने कहा इंडिया होता तो इंडिया उठ जाता, तो बिल्कुल गैरतमंद कौम है। लेकिन पाकिस्तानी तो बेगैरत है ना। हिरण्मय ईश्वर जी, आरिफ वजह क्या सर, हाउ टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ Mohammed bin Salman permanently, once and for all? It will ensure permanent reform of Saudi Arabia and eventually permanent radical Islamic terrorism in भारत। जी, अब ये तो ज़ाहिर है मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी सिक्योरिटी का पूरा बंदोबस्त रखा होगा, बिल्कुल। ये तो, लेकिन लेट्स सी क्या है भाई, सद्दाम हुसैन की भी सिक्योरिटी बहुत ज़बरदस्त थी, लीबिया के गद्दाफी की भी थी। ये तो इंटरनेशनल पावर गेम में सऊदी अरब जैसे इंपॉर्टेंट कंट्री का लीडर खतरे में रहेगा ही। 1973 की अरब इजराइल वार में शाह फैसल ने अमेरिका को धमकियां भी दी, पेट्रोल भी बंद कर दिया था 73 अरब वार में, अरब इजराइल वॉर में। उसके 2 साल बाद शाह फैसल को सऊदी अरब के कैपिटल रियाद में उसके अपने महल में मार दिया। मारने वाला उसका भतीजा था, उसके अपने भाई का बेटा। प्रिंस फैसल ने किंग फैसल को मारा था। तो ये तो इंटरनेशनल ब्लडी गेम्स हैं भाई। अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार उस वक्त एशिया में जो था, वो जियाउल था। 79 से जियाउल पे अमेरिका पूरी वॉर चला रहा था, सोवियत यूनियन को तोड़ा। जब सोवियत यूनियन टूट गया, अफगानिस्तान का मसला हल हो गया, सब कुछ हो गया, अब इनको जरूरत नहीं थी, तो उसका हवाई जहाज उड़ा दिया। अपना एम्बेसडर उसमें बैठा था अमेरिका का। अमेरिका का अपना एम्बेसडर जियाउल के साथ हवाई जहाज में था, पूरा जियाउल का हवाई जहाज ही उड़ा दिया। ये तो इंटरनेशनल ब्लडी गेम्स हैं भाई। जय हिंद, धन्यवाद आरिफ जी। आई एम इन गुरुग्राम एंड आई विल ट्राई टू मीट यू। जी भाई, गुरुग्राम से मेरे को पिछली बार भी कई मैसेजेस थे और मैंने बड़ी शर्मिंदगी हुई थी। हालांकि मैं पिछली बार जब दिल्ली पहुंचा था तो अगले दिन सुबह सवेरे पुष्पेंद्र कुलशेस्त्रा जी और प्रोफेसर कपिल कुमार जी वो आ गए थे मुझे लेने के लिए। कहाँ जाना है, बस आप चलें। वो मुझे गुरुग्राम ही ले गए गए थे, और वहाँ पे एक प्रोग्राम था जिसमें जनरल बख्शी भी आए थे और काफी लोग थे। तो वो बस उस प्रोग्राम अटेंड करके मैं आ गया। लोगों को पता चला, उन्होंने कहा आप गुरुग्राम आए, हमसे मिले नहीं। तो जी भाई, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि इस बार। देखिए, एक थोड़ी अड़चन मुझे सुनने में आई, अभी कंफर्म नहीं है कि मुझे, मैंने कल वापस फोन पे बात हुई थी इंडियन हाई कमीशन, तो उन्होंने कहा है कि आपका वीजा शायद अभी दिल्ली से 1 महीने का आएगा। अगर 1 महीना आया तो मेरे पास बहुत टाइम शॉर्टेज होगी, क्योंकि मैंने तो 3 महीने का वीजा अप्लाई किया था। तो मेरा इरादा था कि 6-7 हफ्ते रुक के मैं सारे दोस्तों से मुलाकातें कर लूंगा। अब डिपेंड करता है वीजा कितना है, इसीलिए मैं अभी अपना फाइनल प्लान नहीं बना रहा कि जब तक मेरे हाथ में पासपोर्ट नहीं आता, मुझे क्लियर सिचुएशन पता हो कि मेरे पास कितना वीजा है, मैं उस हिसाब से प्लान बनाऊंगा। अगर 1 महीने का वीजा है तो मुझे काफी शॉर्ट करनी पड़ेंगी चीजें, कुछ इलाके भी छोड़ने पड़ेंगे। तो लेट्स सी, मेरी पूरी कोशिश है कि फरीदाबाद गुरुग्राम में इस बार करूं। 7, Arif ji, did Punjabi army lose their control and power in KPK? And is it losing in Balochistan also? What about Sindh and POK? Will they rebel against Sunni Punjabi? जी, बलूचिस्तान केपीके तो पाकिस्तान के तकरीबन हाथ से निकल गया है। बलूचिस्तान में एक फुल फ्लेज वार चल रही है काफी अरसे से। केपीके ज्यादा कंसर्निंग हो गया, क्योंकि केपीके में अब वहाँ के लोकल पख्तून बहुत ज्यादा नफरत बढ़ती जा रही है। अभी जैसे कल एक नया सिलसिला हुआ है, एक वकील है शेर अफजल मरवत, ये इमरान खान का वकील था,
और अभी लंदन भी आया था, और वो काफी स्ट्रांगली आर्मी के खिलाफ बात कर रहा है। और कल जब ये जा रहा था इलाका गैर वजीरिस्तान फाटा में, तो इसके कन्वॉय को रोक के इसको गिरफ्तार किया, लेकिन सारे पख्तूनों ने घेराव कर लिया। उन्होंने कहा हम नहीं ले जाने देंगे। मजबूरन उस वक्त आर्मी को इसको छोड़ना पड़ा। अब वो एक फाटा में, वजीरिस्तान में या कहीं उस इलाके में कहीं रह रहा है, और पख्तून इसका पहरा दे रहे हैं। बाकायदा फायरिंग हुई आर्मी के साथ, और ये इस वक्त वहां पख्तूनों के अंदर रह के वहां से निकल नहीं रहा। ये आखिरी खबर थी। तो केपीके के हालात ज्यादा खराब है, क्योंकि वहां पे इमरान खान, तालिबान और मंजूर पश्तीन वाला, क्योंकि मंजूर पश्तीन को भी इन्होंने गिरफ्तार करके एक हफ्ते का रिमांड पे भेज दिया है। तो पश्तूनों में बहुत ज्यादा वो है। और आपको देखना होगा कि बलोचों में तो है ही है नफरत पंजाबी आर्मी के लिए। लेकिन एक तो ये है कि बलोचिस्तान को शुरू से इतना गरीब और पावरलेस रखा गया कि वहां का सिविलियन बेचारा कुछ करने जैसा नहीं है, और सरदारी सिस्टम वहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। 37 सरदारी कबीले हैं जो बड़े, उसमें से सिर्फ 3 या 4 आर्मी से लड़ रहे हैं, बाकी तो सरकार की गोद में बैठे हैं। जबकि केपीके का सरदारी निजाम भी है वहां पे भी, लेकिन केपीके का जो, एक तो इनको पावरफुल रखा शुरू से, आर्मी में थे, ये पुलिस में थे, सिविल सर्विस में थे। पख्तून तो अफगान वार के सिलसिले में और फिर तालिबान के अलायंस की वजह से, कि तालिबान पाकिस्तान ने बनाई थी, तो फिर उनको स्ट्रांग रखा था पॉलिटिकली भी। आज अचानक इनके ऊपर ऑपरेशन जब बढ़ गए, पहले से ही थे लेकिन बढ़ गए, तो फिर पीटीएम, फिर इमरान खान का नुमाइंदा था, इमरान खान को गिरफ्तार किया, फिर तालिबान से पंगा लिया, तो तालिबान भी, पख्तून आफ्टर ऑल है तो प्रो इस्लाम ना, तो इसलिए मामला दूसरा है। सिंध का मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। सिंध का सारा जागीरदार पाकिस्तान आर्मी के बूट चाटता है, उनके साथ मिलकर सिंध को लूट रहा है। और सारे की सारी मुहाजिर लीडर इस वक्त दबाव में जरूर है, लेकिन है प्रो आर्मी, आर्मी की एजेंट है, आर्मी के कंट्रोल में। तो सिंध का मामला जरा खराब है। पीओके में मामला चल रहे हैं, लेट्स सी। अजीज दोस्तों, आखिरी सवाल ले लेते हैं। फ्लक, talk about history of Muhajir racism in Pakistan cricket. Why Sarfaraz was removed from captaincy despite winning Champions Trophy. क्लब भाई, वो तो मैंने कई बार प्रोग्रामों में बताया है। देखें, जब 1978 में भारत की क्रिकेट टीम 17 साल बाद पाकिस्तान आई, 17 साल तक पाकिस्तान के भारत से क्रिकेट के ताल्लुकात नहीं थे। 78 में जब आई, तो पाकिस्तान की जो टीम भारत से मुकाबला कर रही थी टेस्ट क्रिकेट में, उसके 11 में से 7 खिलाड़ी या 6 खिलाड़ी मुहाजिर थे। 4 तो जूनागढ़ से थे। 4 पाकिस्तान के प्लेयर, सादिक मोहम्मद, मुश्ताक मोहम्मद, जावेद मियांदाद और इकबाल कासिम, ये 4 तो जूनागढ़ से थे अकेले। इसके अलावा सिकंदर बख्त मुहाजिर था, और बाकी, हाँ, और एक और भी था, आसिफ इकबाल मुहाजिर था। तो 6 हो गए ना, 4 जूनागढ़ के और 2 ये, 6। तो आप बताएं, वो टीम और विक्टोरियस थी। पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसी क्रिकेट टीम आई नहीं। इसके बाद मुश्ताक मोहम्मद 19 मैचों में कैप्टन रहता है। इसके बाद आसिफ इकबाल आता है, आसिफ इकबाल कैप्टन बनता है। इस आसिफ इकबाल को हटाया तो जावेद मियांदाद कैप्टन बना, कंटिन्यूस मुहाजिर। फिर आया पंजाबीजाइजेशन जियाउल हक के जमाने में, कि ये क्या, मुहाजिरों को फारिग करो। तो इमरान खान को लॉन्च किया गया जावेद मियांदाद के खिलाफ, कैप्टनसी के खिलाफ इन्होंने बगावत की। ऑस्ट्रेलिया में मैच चल रहे थे, वापस आई टीम, 10 खिलाड़ियों ने कह दिया कि हम मियांदाद के साथ नहीं खेलेंगे, बगावत कर दी। नूर खान उस वक्त जनरल एयर मार्शल नूर खान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन था, हटाना पड़ा। जावेद मियांदाद ने रिजाइन किया, इमरान खान आया, पाकिस्तान का टोटल पंजाबाइजेशन हो गया।
इमरान खान अपनी मर्जी के प्लेयर लाता रहा, जावेद मियांदाद परफॉर्मेंस की बुनियाद पर टिका रहा, और फिर इसके बाद महाजिरों का डिक्लाइनेशन शुरू हो गया। जहां इनके पास सुइटेबल ना भी हो, लेकिन मिल जाता था ना कोई कैंडिडेट, फारिग कर देते थे। सरफराज 4 मैचों में बैटिंग सही नहीं कर सका, हटा दिया। वापस कमबैक किया सरफराज ने एज ए प्लेयर। तो टीम की हालत आप देख लें। आपने पाकिस्तान एक आफ्टर ऑल टैलेंटेड क्रिकेट की टीम होती थी, क्या हुआ? तो ये जब रीजनलाइजेशन होगा, हम इंडिया की क्रिकेट टीम, अभी आप वर्ल्ड कप फाइनल खेली है, वर्ल्ड कप में जो टीम खेली, एक गुलदस्ता था, पूरे इंडिया के खिलाड़ी थे, टैलेंट के ऊपर थे, कोई रिश्तेदारी, दोस्ती, इलाका, पंजाबियत की वजह से नहीं थे, टैलेंट की वजह से थे। ना रिलीजन, ना कोई और चीज। टैलेंट इज द बेस ऑफ स्पोर्ट्स। पाकिस्तान में ये नहीं है। आप देखें, मुझे याद पड़ता है कि जब मैं नए नए हम सऊदी अरब से पाकिस्तान गए थे, तो पहली सीरीज जो मैंने देखी थी ये इंडिया पाकिस्तान की थी। पाकिस्तान ने इंडिया को लाहौर में हराया, जियाउल हक ने अगले दिन छुट्टी का ऐलान। फिर पाकिस्तान ने कराची में हराया, जियाउल हक ने अगले दिन छुट्टी का ऐलान। फिर इसके कुछ दिन बाद पाकिस्तान ने हॉकी का वर्ल्ड कप जीत लिया, जियाउल हक ने अगले दिन छुट्टी। स्क्वैश, हर साल पाकिस्तान सारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीतता था। हॉकी, क्रिकेट, मतलब स्पोर्ट्स में थी आगे पाकिस्तान की टीम, जब तक उसमें नफरत और बायस नहीं आया। तो ये बर्बादी होती है किसी भी सोसाइटी की, जब आप अनटैलेंटेड लोगों को आगे लाएं। अजीज दोस्तों, मेरा ख्याल है यहाँ पे हम प्रोग्राम वाइंड अप करेंगे। वैसे भी मैं 2 दिन से बुखार भी बहुत था और मामला भी काफ़ी चल रहे हैं, तो आज वीडियो भी इसलिए कोई नहीं बना सका। कल आपके सामने वीडियो पेश करूंगा, 2 इम्पोर्टेंट मेरे पास टॉपिक्स हैं। तो थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों, काइंडली आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ज़रा खुल के सपोर्ट करें तो मैं सुकून से अपना ये ट्रिप पूरा कर लूंगा। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों, कीप सपोर्टिंग।